नहीं बेटे? हाँ हो ना कि शक्तिमान हो? पेपर से एक रात पहले पढ़ा, सब याद हो गया, अगले दिन खिलचे की आपके अंदर पद्मावत वाली आ गई आत्मा, ऐसा तो नहीं है ना? तो स्टडी, अगर मुझे कहो सर आत्मा में ही परमात्मा है, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा रोज रोज फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले नहीं है। लाइए जी करें। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था मैंने कल पिछली क्लास में बताया, डी ब्रॉगली भाई साहब। ये भाई साहब इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या था? जो भी मैटर होता है वो दो नेचर्स में होता है। एक उसकी नेचर होती है मेरे प्यारे बच्चों, वेव नेचर, और एक उसकी नेचर होती है, कौन सी नेचर होती है बेटा? जब वो पार्टिकल नेचर करता है तब वो फोटोन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फोटोन्स पता नहीं बताया हमने कल भी, नहीं पता? लाइट के पार्टिकल्स, लाइट के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? तो फोटोन्स कहते हैं। पार्टिकल नेचर में वो फोटोन्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें उसकी स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है, कितनी है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये पार्टिकल नेचर है। वर्णित वेव नेचर में क्या होता है? वो वेव्स फॉर्म करता है जिसमें एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ का सिस्टम रहता है। बोलो करेक्ट है सारे क्लास? ये वेव नेचर। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारा एक रिलेशनशिप बना, जिस रिलेशनशिप का नाम मैंने कल करवाया था, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के अंदर हमने देखा 2-3 साइंटिस्ट की बात इकट्ठी की गई। पहले साइंटिस्ट भाई सब जिनकी बात इकट्ठी की गई वो पार्टिकल नेचर थे। वो कहते E = hν, राइट? या फिर E = आप ले लो mc²। इसको इक्वेशन मान ले लीजिए सुप्रीम, और इसको इक्वेशन क्या ले लीजिए 2, और इसको मैं लिख सकता हूं hc/λ। करेक्ट है? फ्रॉम 1 and 2 क्लियर? जानिश 1 and 2 से क्या बना? दोनों लेफ्ट हैंड साइड ई सेम है, और राइट हैंड साइड खोलेंगे, क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? mc² = hc/λ। बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या करेंगे गुलाटी भाई? ये c कटेगा, लैम्डा क्या आ गया? h/mc। करेक्ट है सारे? ये तब होगा जब फोटोन ऑफ लाइट होगा। बट अगर कोई लाइट का फोटोन नहीं है, कोई और ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैटर है कोई, किताब है कोई, उस केस में हम c को रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा = h/mv बन जाएगा। यहां पे जो v होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों। और जो m होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी होगा। करेक्ट है सारे क्लास? h तो आपको पता ही है, लैम्डा होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये वाला जो लैम्डा है दिस इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोलो करेक्ट है सारे क्लास? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये पहला फार्मूला बन गया, जिसको हमने 3 कहते हैं। करेक्ट है बाकी भाई? अब इस फार्मूले को आगे लेके चलते हैं। हमने कहा फ्रॉम 3 फार्मूला क्या कहता है? लैम्डा = h/m। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है जानिश भाई, since momentum P = mv, therefore lambda can also expressed as h/p, formula number 4. Also Varney, kinetic energy is equals to 1/2 mv²। हाँ जी जय भाई, मल्टीप्लाइंग बाय m on both sides। क्यों किया? ताकि m² बन जाए। मल्टीप्लाइंग बाय m on both the sides, क्या बन गया? m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m² v²। बोलो करेक्ट है सारे क्लास? अब 2 ले जाइए उधर, तो क्या बन गया? m² v² इज इक्वल्स टू 2m काइनेटिक। बोलो करेक्ट है? अब फिर mv निकाला, mv इज इक्वल्स टू √2m काइनेटिक। बोलो करेक्ट है? इस
इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट क्या करेंगे, इक्वेशन 5 होगी, पुट 5 इन 3, put 5 and 3, therefore d Broglie wavelength is also equals to h upon under root of 2m kinetic energy. बोलो करेक्ट है सारे क्लास। फिर दो साइंटिस्ट है जानिश भाई, उन साइंटिस्ट का नाम हमने सीखा, साइंटिस्ट है डेविड गार्नर एक्सपेरिमेंट। डेविड और गार्नर दो बंदे थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। तो हमने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर आती है, और जो वर्क डन होता है वो वोल्टेज के साथ होता है, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन और W इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक है सारी क्लास। यहाँ पे जो हमारे पास आ गया जी W, that's the work done, and this is the potential difference। तो यहां से मेरा W क्या आ गया, QV, बोलो करेक्ट। ये वाला W मैंने यहां डाल दिया, therefore kinetic energy की वैल्यू क्या बन गई, QV, बोलो भाई करेक्ट है। ये वैल्यू kinetic energy की मैंने यहां डाल दी, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर 2m q v बन गया आपका सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे जो q है वो क्या बनेगा, चार्ज बनेगा। दिस q represents the charge on the object and this v represents the potential difference। ये हमारा आखिरी फॉर्मूला, ये हमने कर दिया। ठीक है, फिर हम जो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप यहाँ पे किसी को दिखता है। यहाँ से मैं एक और फॉर्मूला करवाऊंगा चुनिया, फिर हम असाइनमेंट करेंगे, हमारी उस असाइनमेंट के बेसिस पे सवाल बनेंगे। लास्ट फॉर्मूला जो आज के लिए है, आज इसके आगे नहीं लेके जाऊंगा आपको, वो है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है, बोलो मेरे साथ, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल गुलाटी क्या कहता है, ये कहता है आप कभी भी जिंदगी के अंदर यू कैन नेवर, दैट मीन्स अगर इसकी डेफिनेशन लिखो इस प्रिंसिपल की, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर both the exact position and velocity of electron। इसका मतलब क्या हो गया हर लोग, आप एक टाइम पे ना उसका एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढ सकते हो, ना उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी ढूंढ सकते हो। इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस किया गया डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई के साथ। डेल्टा x यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो था वो था चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, और जो डेल्टा p था वो था चेंज इन मोमेंटम, दैट वाज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, 2 मिनट्स। डेल्टा x इंटू, अब डेल्टा p की जगह क्या लिख सकता था मैं, डेल्टा m इंटू v, बोलो करेक्ट है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। बट हमें पता लगा वर्निक जो m होता है वो कांस्टेंट होता है, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो तो बदल नहीं सकता। फिर हमने फॉर्मूला इसको रीफ्रेश किया, क्या किया, डेल्टा x m बाहर निकाल देंगे क्योंकि m तो कांस्टेंट है, इनटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन h बाय 4 पाई। फिर हमने m नीचे ले गए, देयरफॉर जाएगी डेल्टा x इनटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई m। यहाँ पे जो डेल्टा v है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन आएगा, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। कौन आएगा, मेरे साथ सारे बोलो, वो कौन आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर सारे क्लास को समझ,
या तो कोई प्रॉब्लम मेरे से पूछो फिर आप लिखेंगे। जानिश भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा पड़ेगा आपका असाइनमेंट का? क्वेश्चन नंबर 9, राइट? आपकी पहली असाइनमेंट है इस चैप्टर की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 9th है। पढ़िए बेटा, जानिश बेटा क्या कहता है? 1 by 1 एवरीवन। आपको एनर्जी निकालनी जूल्स में, राइट? कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स, ओके? corresponding to light of wavelength 45 nm. वेवलेंथ मिली आपको 45 नैनोमीटर। अब सारे बोर्ड में देख लीजिए, मैंने क्लास में करवाया है 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर -9। एनर्जी निकालनी है, मैंने वो भी सिखाई है यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी अगर आपको याद हो? प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती थी आपको हमेशा एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। सेमी ऐसा हो, एनर्जी कितनी है निकालनी? एच की वैल्यू 6.624 इन 10 रेज़ पर -34। वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, c अपॉन लैम्डा है 6.624 सुप्रीम इन 10 रेज़ पर -34। c कितना? 10 रेज़ पर 8। लैम्डा कितना हो गया? 45 into 10 रेज़ पर -9। अब अंश, जब ऊपर सारे बच्चे 3 1s राइट, 3 15s। अब 6.62 10 रेज़ पर -34 प्लस 8 एंड प्लस 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15। ये जूल्स में आया। अभी आंसर क्या है? 6.62 17 हो गया, -17 अपॉन 15, इसको डिवाइड करके आप जूल्स में आंसर निकालेंगे। लगा सारी क्लास को समझ? पहले सवाल में क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी असाइनमेंट में किसी को डाउट है मेरे से पूछो। कोई कैलकुलेशन में डाउट, कोई मल्टीप्लिकेशन में डाउट, किसी डिवीजन में डाउट, चाहे में किसी प्लस माइनस में डाउट, कोई भी सवाल है तो मेरे से पूछो मेरा बच्चा। राइट है? तो ऋषि E is equal to h mu, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। h mu क्या होता है? c पर लैम्डा। h की वैल्यू याद रखनी है, पेपर में दी भी हो सकती है, नहीं दी हो सकती। c की वैल्यू पता होनी चाहिए। वेवलेंथ हम दी हुई है नैनोमीटर में, किस में लेंगे? मीटर में। क्यों लेंगे? क्योंकि उसने जूल में कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट। हां जी बेटा, इसमें अगर उसने अर्ग में कहा होता ना, अर्ग लेते ना, मुझे क्या कहा? जूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कहता है? जैविक कहता है जी बेरिलियम इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, करेक्ट है? अब सारे ऊपर देख लीजिए, बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है करनी? अगर 1 से 30 एटॉमिक नंबर नहीं आते तो नंबर नहीं आएंगे पेपर में। 4। अब सारे देख लेना, अभी पेन मत चलाना। Z4 प्रोटॉन्स 4, बट जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 2 कम हो जाएंगे। कितने आए इलेक्ट्रॉन्स? 4 ऑप्शंस है नेट में। पहली ऑप्शन H पॉजिटिव, दूसरी ऑप्शन लिथियम पॉजिटिव, सी ऑप्शन सोडियम पॉजिटिव, डी ऑप्शन। भाई इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन है, एक होता है एक ही बार निकाल दिया। ये 3 होते एक बार निकला, कितने? 11 होते एक बार निकल गया, 10 12 होते 2 निकल गया। तो ये आंसर हो जाएगा सारी क्लास में। Isoelectronic species are the species which have same number of electrons, which have same number of electrons। अपने साथ वाले का पेन पकड़कर लिखता हुआ कोई भी। क्वेश्चन नंबर 13 is a very nice question। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 है रूल बेटा। दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट दी है ना, दी है स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी उन्होंने? 10 रेज़ पर 17 दी है, ये ध्यान रखना है। which of the value is closest to the wavelength in nanometer। wavelength आपको ये भी नैनोमीटर में है, तो wavelength भी कहता है आपको नैनोमीटर में निकालनी है, करेक्ट है? with the frequency, frequency कितनी है? 6 multiplied by 10 raised to power 15 सेकंड माइनस। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। फिर कोई क्वांटम थ्योरी E is equals to h mu, करेक्ट है सारी क्लास? E कितना है हमारे पास? E हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, E के बिना सवाल निकल आएगा। कैसे? C is equals to
v लैम्डा, c इज इक्वल टू v लैम्डा। c दिया हुआ 3 into 10 raised to power 17, v आपको 6 into 10 raised to power 15 निकालना है, दिया है। लैम्डा आपको निकालना है, यहां से लैम्डा कितना आ गया 60 डिग्री, डिवाइड कर दीजिए 3 into 10 raised to power 17 डिवाइडेड बाय कितना है मेरे वाले 6 multiplied by 10 raised to power 15, यहां से 3 1 था 3 2 था, तो 1/2 लैम्डा multiplied by 10 raised to power 17 minus 15, therefore lambda 10 raised to power 2/2, कितना आंसर आ गया 50 नैनोमीटर आंसर है। लगा सारी क्लास को समझ, 50 नैनोमीटर आंसर आपका ए ऑप्शन बन जाएगा पेपर के अंदर। तो यहां तक समस्या, गुरकीरत मेरा पुत्र, अर्श मेरा पुत्र, कोई भी यहां तक प्रॉब्लम, किसी स्टेप में गुलाटी बाई क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ जी, डाउट है नहीं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए गरिमा बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चे। तो हमें एनर्जी निकालना है, राइट? किसमें निकालना है? और पर मोल में निकालना है। एनर्जी निकालनी है और पर मोल में। H की वैल्यू दी है हमें 6.62 into 10 raised to power minus 27, करेक्ट है क्या? अर्ज में होगा। C की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर में है, और हमें एवोगाड्रो नंबर भी दिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, सब निकाल देते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फिर E is equal to h, करेक्ट है? उसने मोल का ना, हम आइंस्टाइन किया था सारी क्लास में, 1 आइंस्टाइन एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। h 6.62 in 10 raised to power minus 27, c upon lambda into 6.02 into 10 raised to power 23, 6.62 into 10 raised to power minus 27, c कितना? 3 into 10 raised to power 8, 10 raised to power 10 है, ये ध्यान रखना है। 10 raised to power 10 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा उसने नहीं दिया ना हमें, लैम्डा हमें नहीं दिया मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ दिया है द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। अच्छा, लैम्डा नीचे रख देते हैं, एंड देन 6.02 and 10 raised to power 23, करेक्ट है सारी क्लास? तो 6.62, थोड़ा ध्यान देना, 3 को 6 से किया 18.06, उसका 27 और इधर 10 और 23 अपॉन लैम्डा, बोलो करेक्ट है? यहां से कितना है सुप्रीत दीदी आंसर? यहां से आंसर चेक कर लेते हैं। अगर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसको रह दो 6.62, 18.06 इंटू 10 रेज़ टू 33, 33 से 27 गए 6 अपॉन लैम्डा आंसर हो जाएगा। लगा सारी क्लास को समझ? करेक्ट है सारी क्लास? पक्का? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सी आंसर बन नहीं सकता क्योंकि 16 है या 6 आ रहा है, बी बन नहीं सकता 16, ए और बी में से मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। लगे सारी क्लास को समझ? पक्का? वैसे मुझे पता है ए ऑप्शन बन गया। कैसे? ये सॉल्व करके आपका आएगा 1.196 into 10 raised to power 2 into 10 raised to power 6 upon lambda। सो प्रीति इसको करोगे 1.196 into 10 raised to power 8 upon lambda, और पर मोल में आपका आंसर है। लगे जाए भी समझ? सिर्फ कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करनी है मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम कैसी? आज देख नेक्स्ट सवाल हम करेंगे 20। पढ़िए बेटा। हाँ जी, E1 and E2 of two radiations are this, the relation between their wavelengths। तो हमें विशाल सर ने करवाया है using E is equals to h mu, yes or no? अगर h mu है तो h c upon lambda है, yes or no? E और lambda उल्टा है, therefore
E1 upon E2 is equals to lambda 2 upon lambda 1। क्या ये रिश्ता समझ आता है सारी क्लास को? E और लैम्डा निर्प्रेत क्या हो रहा है? आपको नींद आ रही है क्लास में, आपको रोज नींद आती है क्लास में, रात को आप क्या करते हो मुझे समझ के बाहर है। Why are you feeling sleepy better in the class? Your eyes are so red. You should not feel sleepy in the class. See your eyes. If I 5 minutes go out and give you a bed here, then you will sleep with deep karate. What time did you sleep last night? 4, 5? I am not assuming because see your eyes, because they're so red. Do you get up early at 4, 5? क्या जल्दी उठ जाते हो, पढ़ते हो सुबह उठ के 3, 4 बजे? सर आपकी कितनी लाल है बच्चे? What time did you get up in the morning? 7. So 11 to 7, almost 7, 8 hours. नींद पूरी है भाई. Did you do something before you came here? थकावट है शरीर में? और तो कुछ नहीं किया ना? तो स्कूल में फिर एनर्जी है, एनर्जी बाहर ड्रेन तो नहीं की हमने, एनर्जी भी है, रात को सोए भी। So energy is equal to hc upon lambda, energy और lambda inversely proportional है। E1 हमें दिया है 25, अभी हमारा सवाल है 20वां, और E2 दिया है 50। यहाँ से lambda 2 upon lambda 1 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कितना आ गया 50, 1 upon 2 कितना आ गया lambda 2 upon lambda 1। Therefore आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो lambda 1 is 2 lambda 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ lambda 2 is equals to lambda 1 upon 2, जो भी आंसर बनेगा आपका, दोनों में से कौन सा भी आंसर। अब आपका lambda 1 दिया होगा तो 2 lambda 2 आंसर हो जाएगा, दैट मींस बी ऑप्शन। अगर सारी क्लास को समझ लगे, सारी क्लास क्लियर है, सारी क्लास आंसर क्लियर है बेटा। 22 is a very very interesting question। नेट पे सवाल पढ़िए 22 बेटा, 22 नेट पे पढ़िए सवाल। According to the Bohr's theory, which of the following transitions in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? Now least energetic photon, मतलब जो आप अभी इस टाइम एनर्जी बिल्कुल खत्म है शरीर के अंदर, राइट? लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन कब होता है? जब एनर्जी क्या हो मिनिमम, यस और नो? एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? बताओ सारी क्लास, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? करेक्ट है, एनर्जी मिनिमम और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है जी, कौन सी रेडिएशन देगी? ठीक है बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, V bar is equals to 1 upon a lambda is equals to C upon 1 upon a lambda is equals to R Z square 1 by N1 square minus 1 upon, जिसको ये फॉर्मूला भूल चुका है क्योंकि सन 47 में बच्चों हमने किया था, जब अंग्रेज आ रहे थे तब हमने ये फॉर्मूला किया था सुप्रीत। इस फॉर्मूले का नाम था रेड्स राइडरबर्ग फॉर्मूला। ठीक है बेटा, कौन सा फॉर्मूला? रेड्स राइडरबर्ग फॉर्मूला। जो बच्चे भूल चुके गलती से, ये जो ये था ये वेव नंबर था, जो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, आर राइडरबर्ग कांस्टेंट होता है। अब एक के अलावा सबको आना चाहिए राइडरबर्ग कांस्टेंट। राइडरबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर माइनस 1 होती है। जो Z होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और N1 N2 सीरीज होती है स्पेक्ट्रम की। करेक्ट है सारी क्लास? बोलो करेक्ट है सारी क्लास? हाँ भाई करेक्ट है मेरे भाई, पीछे अर्श ये फॉर्मूला किया था। अब इस N1 N2 में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैं एक बार करके सिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट दिखा दूंगा, एक शॉर्टकट होता है वो भी दिखा दूंगा। पहले एक बार करूंगा। पहली ऑप्शन जिसमें मर रहे V बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा R Z स्केयर, N1 कितना मेरे ख्याल में बच्चों इसमें पहले वाले ऑप्शन में 6 और 1 है, सो 1 upon 1 minus 1 upon 6 का स्केयर। पहले हमेशा छोटा लेना है, ठीक है? पहला हमेशा क्या लेना है? छोटा है, जैसे इजी हो जाएगा। क्या बना अभी यहां से R Z स्केयर 1 upon 1 minus 1 upon 36 R Z स्केयर, यहां पे कितना आ गया 35 upon 36। अभी क्या है कि 1 upon लैम्डा और ये V बार, बोलो करेक्ट है? एक बात ये समझना
अगर मैं इसका लैम्डा निकालूंगा ना तो कितना आएगा मेरे पास 36/35 उल्टा होगा, नीचे RZ स्क्वायर आएगा। यही बात लग रही सारी क्लास में समझ। सेकंड ऑप्शन अंश कितना है n1 n2, n1 n2 कितना सेकंड ऑप्शन में बेटा 5 और 4। मैंने कहा भाई छोटा लेना पहले, 16 और 25, 25 और 16 का एलसीएम 400 होता है। फिर आप करके देख लीजिए यहाँ पे ऐसे, आपको डाउट ना है, सर ने ठीक बताया, कोई फैक्टर ही नहीं है। 25 400 आएगा बेटा, यहाँ 25 यहाँ पे 16 के बाद अपन वेवलेंथ भी होता है, तो यहाँ से वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, उल्टा कर दो 400 ऊपर नीचे 9 आ गया। बोलो करेक्ट है सारी क्लास। ये शॉर्टकट नहीं करा, लंबा करवा लो स्कूल के मेथड का। सी पार्ट अंश कितने हैं सुप्रीत सी में n1 n2 1.0 6 and 5। आप मुंह में चबाते रहते हो तो आपको कंफ्यूजन होती है, मुंह में चबाना के बोलना है ना, थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा बेटे। तो n6 n5 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर RZ स्क्वायर 25 और 36। अब 25 और 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 6 150, 25 3 75 90 900। अभी यहां से कितना आ गया जानेश 900, 36 माइनस 25, यहां से अगर वेगर निकाल दो 900/9 RZ के बोलो करेक्ट है। 9 आएगा 10 आएगा 11 आएगा 11 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 9 को 40 के साथ किसका फैक्टर बनेगा 9 4 सर, यस और नो, और यहां कितना बनेगा 8 सर। जरा समझ लेना एक बार, अरे ऊपर देख 9 कैसे आएगा 36 में 25 देखो 11 आता है, कोई बात नहीं। इन दोनों को भी कटिंग करोगे कितना आएगा 40 पॉइंट समथिंग आएगा 42 43 आएगा। इन दोनों डिवाइड करो 80 आएगा, 11 8 88 होता है, यहाँ 80 आएगा ये 400 आएगा। बड़ा पान इन दोनों में से बड़ा पान है, ये बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में से ये। अच्छा इसमें भी देखो ये डिवाइड करो 1 पॉइंट नीचे आएगा, तो तीनों में से बड़ा पान हो गया सी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन भी बोलनी है, अभी हमें डी ऑप्शन भी बोलनी है। डी ऑप्शन कितनी है अभी एन कितना 5 और 3। बस ये जयवीर याद रखना, पहले वाला मैंने छोटा होता n1 is always less than 9 और 5, 9 और 25 9 आएगा 25 यहाँ पे 225 हो जाएगा, वो करेक्ट है। या 9 या 25, 9 को किया 25 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, कितना बच गया RZ इसके 9 को 16, तो यहां से लैम्डा कितना आ गया 225/16 RZ के, तो करेक्ट है। सबसे बड़ा वाला कौन सा आया फिर भी, इसका मतलब इसकी जरा समझना ध्यान से, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है। अगर इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है एनर्जी क्या होगी लीस्ट एनर्जी एनर्जेटिक सी लगा सारी क्लास। अब देखो एक बात और, अच्छा एक बात और समझ, इसकी इस वाले की यह कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ये पेपर मिनिमम वेवलेंथ है तो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी सब में से
अब जरा बात सुनो, जब n1 n2 का गैप, जब n1 और n2 का गैप गुरकीरत मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कभी पेपर में ऑब्जेक्टिव में कभी सॉल्व भी करना पड़ेगा। जब इन दोनों का गैप मैक्सिमम हो तो एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, बट जब जानिश इनका गैप n1 एंड n2 का गैप मिनिमम हो जाए जैबिट, तो एनर्जी भी क्या मिलती है, सबसे ज्यादा गैप 5 का गैप था, एनर्जी मैक्सिमम हो गई, 1 का गैप था, एनर्जी मिनिमम हो गई, बीच में से कोई भी नहीं था। अगर सारी क्लास की बात आपको हमेशा याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कॉम्पिटिशंस के लिए। यहाँ पे मेरी स्पेशलाइजेशन है आपको करवाने के आईआईटीज में, एनआईटीज में, क्योंकि पेपर में कंपटीशन में ये थोड़ा सॉल्व करो, गधे सॉल्व करेंगे, मैं देखूंगा ऑप्शंस और फिर डायरेक्ट आंसर मार्क करूंगा। लगा सारी क्लास लगा भी समझ? तो हमेशा याद रखना है, जब n1 और n2 गैप हो, जिसका गैप ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। भाई साहब ध्यान से पढ़ो, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। पक्का जी? एंडिंग जिसको नहीं लगा समझ प्लीज बताइए मुझे। हाँ, उसमें नहीं लेगा, हमने मैक्सिमम मिनिमम बोला। ए का गैप कितना है, 5 का, राइट? सी का गैप कितना है, 1 का। अच्छा, इसका गैप कितना है? जब दोनों गैप सेम होंगे तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, 6 और 5 और 4। ठीक है मेरे बच्चे, श्योर है 100%? चलिए नेक्स्ट हम करेंगे 23rd सवाल। 23rd आज ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके ऊपर पढ़िए जैबिट सवाल, क्योंकि आप पढ़ेंगे जैबिट बताएगा, ये गुलाटी बताएगा। हाँ भाई 23 मास ऑफ बॉल दिए, आगे स्पीड दिए, क्या निकालना है? सर ने मुझे करवाया है डी ब्रॉकली, यस और नो? सर ने करवाया है मुझे। कितना गुरकीरत सॉल्व है, मतलब हमारे घर में अगर कोई बच्चा भी हो वो भी हाथ जब निकाल दे इसका, तो हमें सिर्फ वैल्यूज फॉर्मूलेस की पता होनी चाहिए। Therefore, है ना गुरकीरत, लैम्डा x तो पता ही है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, सॉल्व आप ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप क्लास में है ना। या फिर -34 मैं ये कर सकता हूँ 66/100 शॉर्ट कर सकता हूँ सवाल आपका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 6.62 है ना भाई, नजर आ रहा है स्क्रीन से, है जी? अपॉन 66 फैक्टर्स बना दो, 66.2 10 एक आगे ले जाओ, एक 10 आगे लेंगे, करेक्ट है सारी क्लास। एक 10 बाहर निकाल दिया, डेसिमल में निकाल लिया, और एक 10 से मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई। मुझे उम्मीद है सब मैथ्स आप का बचपन में किया होगा। अब ये 66 और ये 66 काट दीजिए, ठीक है सारी क्लास, पक्का? अब कितना बच गया ऊपर, 10 रेज़ पर -34 ऑप्शन है, तो आपकी आ जाएगी 1 × 10 रेज़ पर -35। ये देख लीजिए जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया, कई बच्चों को ना यहाँ पे समझ नहीं आएगा, मुझे पक्का पता है। ये स्टेप देखो सारी क्लास, ये था आपके पास अपॉन 66, करेक्ट। इसके डेसिमल जोड़ा दीजिए, बोलो करेक्ट है सारी क्लास। अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट कितना अंतर आ गया, 10 रेज़ पर -35 अंतर है, लगे सारी क्लास। 26वां सवाल वेरी मच पढ़ेंगे, 26 सवाल आप पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला पढ़ाया सर ने, आज ही पढ़ाया,
हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा क्या कह गया, डेल्टा x into delta p is greater than equal to h by 4 pi। अब आप बताओ क्या दिया पेपर में, अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, ये बोला आपने, दैट मींस डेल्टा x is equals to डेल्टा p, आपने बोला, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं डेल्टा x into डेल्टा x is greater than equal to h by 4 pi। बोलो करेक्ट है सारे क्लास, सारे क्लास करेक्ट है। यहां से डेल्टा x स्क्वायर कितना आ गया, h अपॉन 4 पाई, निकालना क्या, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालनी, ये निकालना, यस और नो, चलिए ये निकाल लेते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं, अच्छा एक और काम कर सकते हैं, मैं क्या, उसने वेलोसिटी मांगा तो x तो मांगा ही नहीं, तो डेल्टा x की जगह मैं डेल्टा p लिख सकता हूं, दो बार डेल्टा p स्क्वायर हो गया, डेल्टा p का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अभी तो नहीं पता, m डेल्टा v होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब m स्क्वायर इनटू डेल्टा v स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू h बाय, भैया गुलाटी जी यहां से डेल्टा v स्क्वायर कितना आ गया, इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर, बोलो सारे क्लास। अग्रवाल जी डेल्टा v निकालना है, अंडर रूट करना पड़ेगा सबका, यस और नो, दैट मींस अंडर रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर, देयरफॉर डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, h तो अंदर आ गया, 1/2 आ गया बार 4 का, m स्क्वायर m भी आ गया, अंदर क्या रह गया 4 बार m बार h अपॉन 5। चेक कर लीजिए आंसर आता है सारी क्लास का, सारी क्लास का 100%। यहां तक इसको प्रॉब्लम है, ये तो मैथमेटिक्स है, थोड़े फार्मूले हैं, ये करोगे तो सवाल बनेंगे आपके, ठीक है सारी क्लास, लगा समझ, पक्का। 1 मिनट दे रहा हूं सब देखने के लिए, कोई पूछने में से पूछ लीजिए। पढ़ी 27 बेटा गुरकीरत, the uncertainty in momentum of the electron, देखो अब ये ना जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बीच में छोटा सा क्वेश्चन मार्क वो दिया है, क्वेश्चन मार्क कह रहा हूं कॉमा दिया है, अंग्रेजी आनी चाहिए इसके लिए, क्या लिखा है, the measurement of the electron position right is associated with an uncertainty in momentum, correct है, comma which is equal to 1 into 10 raised to power 18 gram centimeter per second। the uncertainty in the electron velocities, मतलब हमें दिया क्या है, 1 into 10 raised to power 18 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहित लवन्या, पहले ये देखो किसके यूनिट्स है, ये मास होता है, ये किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी होता है, इसका मतलब ये फिजिक्स में पढ़ते यूनिट डायमेंशंस, ये डेल्टा p है। अगला पार्ट क्या कहता है, द अनसर्टेनिटी इन द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी निकालनी है, करेक्ट है, ये कहा ना उसने, यस और नो। अब अनसर्टेनिटी पोजीशन तो दी नहीं, दी है, नहीं दी, तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू m डेल्टा v, डेल्टा p कितना है, 10 raised to power 18, मास उसने दिया हुआ है 9 multiplied by 10 raised to power minus 28 into delta p, 10 raised to power 18 divided by 9 into 10 raised to power minus 28 is delta p, therefore 10 18 plus 28 divided by 9 centimeter per second is delta p। आप ये सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 10 raised to power 28 and 38 46 upon 9, बोलो करेक्ट है। आप इसको और सॉल्व कर लीजिए,
10 एक ले लीजिए, 1045 एक ले लीजिए, 10/9 होता है 1.1। देख लीजिए आंसर बनता है माइनस कितना है, -18 क्लियर, -18 सॉरी, तो ये माइनस है तो फिर तो सम बदल गया, क्या 10 बच गया, यहां पे मेरे बच्चों क्या बच गया 10, यहां पे 9 बच गया, यहां पे 9, क्या अब बनता आंसर लगा सारी क्लास को समझ। 38 सवाल पढ़िए जी, सृष्टि दीदी 38 सवाल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.11 इन 10 रेज़ टू पावर -31 kg। यस, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इन 10 रेज़ टू पावर -34 जूल पर सेकंड। यस, इन द वेलोसिटी डिस्टेंस भी दिया है, कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम। बोलो करेक्ट है। अब मैं बेटा क्या करूंगा 1/10 हो जाएगा डेसिमल में, है मेरे भाई, ये -10 आ गया, इंटेलिजेंट बॉय 10 रेज़ टू पावर -11 करेक्ट है बनने बेटा, आज भी करेक्ट है, गुड करेक्ट है बेटा। अनसर्टेन सर ने करवाया है, क्या फॉर्मूला करवाया दिलप्रीत, डेल्टा x into delta p is greater than equal to h upon delta x, सारे बोलो बुलाटी, into delta p is greater than equal to delta x into delta p is greater than equal to क्या फॉर्मूला है, डेल्टा x into delta p is greater than equal to, सारे बोलो दोबारा, delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi, डेल्टा x आगे डेल्टा p is greater than equal to h upon 4 pi। चल डेल्टा x दिया हुआ 10 रेज़ टू पावर -11, m ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डेल्टा v निकालना है, (9.1 × 10 रेज़ टू पावर -31, डेल्टा v कितना निकालना है, h बोलो करेक्ट है। अच्छा 9.1 यहां से डेल्टा v आ गया, ये नीचे आ जाएगा, बोलो करेक्ट है, करेक्ट है सारी क्लास। यहां से मैं इस सवाल को यहां लेके जा रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, कॉन्टिन्यू लिख रहा हूं, तो डेल्टा v कितना है आ गया, ये -42 ऊपर चल जाएगा, बोलो करेक्ट है, नीचे कितना आ गया, बोलो करेक्ट, डेल्टा वी। अब जानेश भाई क्या करेंगे, 8 करेक्ट, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा, पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, लगे सारी क्लास में समझ। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो मुझे प्लीज बता सकते हो, कैलकुलेशन प्लस माइनस, हाँ मल्टीप्लाई डिवीजन मुझे उम्मीद अब कर लोगे ना मल्टीप्लाई डिवीजन, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम, कोई वैल्यू कैसे पुट की, कैसे क्या किया, वो मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक करें आगे, 30 के बाद करें अभी तक, 30 के बाद हमारा सम बनता है 31। अच्छा सवाल है, सृष्टि पढ़िए सवाल, एक सेकंड, 30
1, हाँ जी, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट माइनस 328 किलो जूल पर मोल। एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट निकालना, करेक्ट। ये सवाल है, मुझे विशाल सर ने फॉर्मूले सिखाए हैं ना। एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। सबने क्लास में किए, अभी न्यूली ज्वाइन इसलिए नहीं किया, बाकी सबने किया हुआ है। एनर्जी का फॉर्मूला ये किलो जूल में, तो मैं किलो जूल में लूंगा, माइनस 1312 इंटू जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर किलो जूल पर मोल। ठीक है सारे क्लास। E2 अंश दिया हुआ माइनस 1312, जेड कितना हो गया 1, N2 है। जब भाई तूने इसको सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया, ये माइनस 328 किलो जूल पर। ठीक है सर, ये आ गया सेम बात आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? ये तो बात नहीं रहेगा, बट ये 4 हो जाएगा किलो जूल पर। ठीक, अब माइनस 1312 इंटू 1/16, अब सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर सारी क्लास को समझ, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलता तो अब माइनस 13.6 लगाते, अब कैलोरीज में बोलता माइनस 313.6 लगाते, जूल पर एटम बोलता तो माइनस 21.79 लगाते, 10⁻⁻⁹। तो जो उसने बोला आपने वो वैल्यू पुट कर दी। लगा सारी क्लास को समझ। 4 वैल्यूज एनर्जीज की याद रखी। हमने 31 किया, 32 करेंगे हरनूर के साथ। हाँ जी हरनूर, ध्यान से 32 सवाल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड है ना, वो निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम, कहां से कहां, n is equals to 4 to n is equals to 1 4 to 1 जाता है। ठीक है, in a hydrogen atom विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी दी आपको कितनी दी है, 2.18 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम। बोलो करेक्ट है। और h की वैल्यू दी है, करेक्ट। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एनर्जी वेगन निकालते हैं। विशाल सर ने फॉर्मूला करवाया सारी क्लास को, सेम यस और नो। एक बात याद रखना, ये सेंटीमीटर में, आर की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो सेंटीमीटर -1 ये मीटर में चल रहा है, जूल्स में। मतलब अगर मुझे इसको मीटर में करना है ना जैविक, सवाल वहां गलत, अगर नहीं मीटर में किया सारा सवाल ठीक है, सवाल गलत हो जाता है। अगर मीटर में करना है, वैसे बताओ, अगर सेंटीमीटर में हो तो ये कुछ इस तरह का है। अगर मीटर में करना तो 100 से क्या करते हैं, अगर सेंटीमीटर में हो, यस, बट अब किस में है, सेंटीमीटर -1 में है, तो उल्टा वैल्यू हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर -1 बनेगा। क्या ये स्टेप लगा समझ? अगर अबे सेंटीमीटर टू मीटर जाना है, क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। अब सेंटीमीटर -1 से मीटर -1 जाना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। रात को लेट नहीं सोना कल से। क्या ये कॉन्सेप्ट लगता है समझ? दोबारा बताऊं, जिसको नहीं लगता देख लीजिए दोबारा। मेरे पास 109678 सेंटीमीटर -1 क्या है, 109678 सेंटीमीटर पर शीट -1, करेक्ट। इस सेंटीमीटर -1 को मुझे किसमें लेके जाना है, मीटर -1। तो यहां सीख लो साइड में, अगर सीखना है सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, डिवाइडेड बाय 100। बोलो करेक्ट है, बोलो बेटा यस और नो। अगर सेंटीमीटर को मीटर में जाना है, डिवाइड बाय 100, करेक्ट। अगर सेंटीमीटर -1 को मीटर -1 में जाना है, मतलब 1 सेंटीमीटर, यहां आया, यहां पे क्या आया, 1 सेंटीमीटर को करो डिवाइड 100 से, यस। यहां से क्या आया, ये मीटर बन गया,
तो यहां पे 100 ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई किया 100 से। तो ये बात समझनी है, इनटू 100। n1 मैंने कहा छोटा होना चाहिए, हमेशा सिखाया n1 शुड बी लेस देन वर्नियर, क्या ये समझ लग गया था? नेक्स्ट वेव नंबर, यहां से वेव नंबर निकाल लीजिए डायरेक्ट, 109678 into 10 raised to power 2, 1 by 1 minus 1 by 16, 1 by wavelength is equals to 19678 10 raised to power 2, 16 minus 8 upon 16, 1 upon lambda 109678 कितना आ गया भाई 15 upon 16, तो यहां से लैम्डा कितना आ गया 16 अपॉन 15 इंटू 109678 मीटर माइनस मीटर में आया, -1 तो आएगा नहीं। ये कौन आई वेवलेंथ, मुझे क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी, यस और नो? तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, मुझे एनर्जी दी है, एनर्जी विशाल सर ने कहा h न्यू होता है, एनर्जी कितनी दी उलाटी मुझे 2.18 दी है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -18, इसकी वैल्यू सर ने बताई हुई है पेपर में मुझे पहले, करेक्ट है? यस और नो? मुझे निकालना क्या था, व्हाट डू आई नीड टू फाइंड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यस और नो? तो मैं यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल दूंगा, so 2.18 into 10 raised to power -18 divided by 6.624 into 10 raised to power -34, वहां से क्या आ गई फ्रीक्वेंसी। जब आप डिवाइड करोगे 2.18 in 10 raised to power -18 plus 34 divided by 6.62 आ गया भैया b में। आप इन दोनों की कटिंग करोगे ना, अप्रोक्सीमेट 1/3 आता है, जब 1/3 करेंगे तो 0.33 आता है into 10 raised to power 16 हर्ट्ज। अगर आपको डेसिमल रिमूव करना है, 3.03 या 3.3 ले लो into 10 raised to power 15 हर्ट्ज, चेक कर लीजिए आंसर कैसा निकला, ऐसा अप्रोक्सीमेट आंसर होना चाहिए कोई, ऐसा निकला सी ऑप्शन। अब दो बातें इस सवाल में, ये वैल्यू तब लगानी है अगर आपको वेवलेंथ मांगा सवाल में, ये स्टेप तब करना है जब क्या मांगा हो, सारे बोलो मेरे साथ, क्या मांगा हो, क्या मांगा हो, क्या मांगा हो, वेवलेंथ तो मांगे नहीं मैंने, फिर भी आपके लिए किया, आपको मांगा फ्रीक्वेंसी है, तो आप डायरेक्ट इतना भी सवाल कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं अगला करने की। लगा सारी क्लास, 2 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं, कुछ पूछना मेरे से पूछो यहां तक। चल करनी मेरी इंटेलिजेंट बच्ची, हाँ जी बनी 33 सवाल। The value of Planck's constant is 6.63 into 10 raised to power -33. ठीक है, हो गया, आगे The velocity of light is वो भी पता हम सबको, आगे पढ़ते which फिर भी। value is closest to the wavelength in nanometers of a quantum of light with frequency of 8 into 10 raised to power 15. नैनोमीटर में फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, आपने बोला 8 into 10 raised to power, ये निकालना क्या, वेवलेंथ निकालनी नैनोमीटर्स में, बताइए कोई नहीं बोलेगा दीदी के लिए, फॉर्मूला कौन सा लगाए, देखो दीदी है जी, ई तो दिया नहीं, ई दिया उसने नहीं दिया, तो मतलब फिर एक ही फॉर्मूला है वेवलेंथ ऑफ लाइट का, c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, c मुझे दिया है 3 into 10 raised to power 8, ये 8 into 10 raised to power 15 लैम्डा निकाल, ये फिर आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, यहां से क्या आ गया 3 into 10 raised to power 8 divided by 8 into 10 raised to power 15 is lambda। अभी मैं सवाल कर रहा हूं आगे, स्क्रीन बच्चों के लिए बड़ी करते हैं जो देख पा रहे हैं। अब 3/8 into 10 raised to power 8 minus 15 is lambda, ठीक है दीदी, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/8 को डिवाइड करके कितना आता है 10 raised to power -7, ये मैंने मीटर में निकाला, आप इसको नैनोमीटर में निकाल सकते हो। लगा सारी क्लास में समझ लगा? 33 सवाल। 34
जैविक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, रिपीट कर रहा हूं 34 करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है सवाल समझने के लिए। अगर आप मेरी एनर्जी वाली वीडियो देख रहे हैं जो मैंने डाली है एनर्जी में, मैंने क्लास में मैंने करवाया, उसमें मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी का एक रिश्ता निकाला था, एक पोटेंशियल एनर्जी का निकाला था और टोटल एनर्जी का निकाला था के जेड की फॉर्म में। ये मैंने करवाया था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, अगर आपको याद हो चेक करना नोट्स। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था के, उसके बाद बेटे हाफ एफ स्टेप के बाद मेरे बच्चे हमने निकाला था के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r और एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये जो एनर्जी थी ना, दिस एनर्जी वाज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस। इन तीनों चीजों से क्या सीखा आपने, जरा बात समझना। ये सीखा अगर मैं एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को तीनों को रिजेंबल करूं, एनर्जी कितनी है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दोनों को डिवाइड करो, बोलो ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया तो गुलाटी भाई यहां से आ गया के जेड ई स्क्वायर गया, क्या बच गया 1/2, दैट मींस E अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2। लगे सारी क्लास को समझ, लगे सारी क्लास को समझ। E अपॉन पोटेंशियल इज 1/2 के पहला रिश्ता। अगर काइनेटिक एनर्जी भी ले लो तो E अपॉन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वो काइनेटिक एनर्जी को -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है भाई, पक्का। अब ये सवाल इसके रिश्ते से, इस रिश्ते से है 34 रिश्ते देख लिया आपने, अगले पेज पे फिर लेता हूं। E अपॉन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/2 है और E अपॉन काइनेटिक एनर्जी कौन है -1, करेक्ट है सारे। अब ये सवाल जैमिन पर 34 शॉर्टकट दे दिया मैंने आपको। In hydrogen atom, energy of the first excited state is -3.4. अब उसने कहा एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, पहली बात तो एक्साइटेड स्टेट है, सारी बात बोलो इधर। ग्राउंड स्टेट n1 होता है, एक्साइटेड स्टेट अगली होती है, तो E2 हो गया, ये आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, आगे चल। Then find out the kinetic energy of the same orbit of hydrogen. सेम ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी 2 का निकालना है, तो मुझे विशाल सर ने करवाया होगा ना। E2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है -1 है, E -3.4 है अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 का -1 कटिंग, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, लगा सारी क्लास को समझ। हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो हम शॉर्टकट्स लगाएंगे, शॉर्टकट है तो दोबारा देखिए शॉर्टकट। ये 3 फॉर्मूले मैंने कॉपी में लिखवाई है, एनर्जी वाले में वीडियो में डाल दूंगा। ये काइनेटिक एनर्जी अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करना बहुत सिंपल है। E अपॉन एनर्जी 1/2 होता है, E अपॉन एनर्जी -1 होता है, निकाला, प्रूफ किया हमने। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 का V वैल्यू -3.4 ने डाल दी, A2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर आ जाएगा। लगे सारी क्लास को समझ। आर यू श्योर एवरीवन, क्लियर है, पक्का। फोटोज खींच लीजिए, कल बाकी करेंगे।